पॉलिटिक्स यानी कि सियासत, सत्ता तक पहुंचने का वो रास्ता जिन राहों पर किसी को दशकों तक ठोकर खानी पड़ती है तो कोई बहुत जल्दी कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ जाता है। कोई इस सफर को अकेला तय करता है तो किसी के लिए उनके साथियों से बढ़कर कोई और नहीं होता। यूं तो राजनीति में बनने, बिगड़ने और साथ निभाने, दूर जाने का सिलसिला यूं ही चलता रहता है, लेकिन राजनीति की इस रवायत को एक कवि के शब्दों में अगर आकार दें तो तुम्हारी वाक पटुता के नकार में जन्मा इतना सा वाक्य ही मेरा तर्क है कि संविधान और कानून का फर्क दरअसल हाथ और साथ का फर्क है। बस इसी फर्क का सार समझाने के लिए मैं अदिति नागर आज आपके सामने फिर लेकर आई हूं पॉलिटिकल कॉरिडोर का नया एपिसोड, जहां आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिक्स के गेम में बी टीम के रोल की। आपके साथ मैं ये भी इसके तमाम बातों के साथ ये समझाऊंगी आपको कि दिल्ली में होने वाले चुनाव के दंगल में कौन किसकी बी टीम है, कौन सी टीम वोट कठुआ है और कौन सी पार्टी किसका गेम खराब कर सकती है। अच्छा, दरअसल ये तमाम बातें शुरू करने से पहले एक बात समझनी होगी। आपको जब ये पता होता है कि कहीं पर चुनाव शुरू होने वाला है तो आप सोचते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना एक एजेंडा, अपना एक मानस तैयार करती है कि हम जनता के बीच में क्या मुद्दे लेकर जाएंगे, किन मुद्दों की बात करेंगे। उसके बाद वो बैठक करती है, प्रत्याशी तय करती है और चुनाव में उतार देती है। शायद सभी को यही लगता है कि चुनाव यही है, लेकिन इसके पीछे है असली कहानी। सिर्फ प्रत्याशी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने प्रत्याशी उतारना ही नहीं, उसके अलावा आज की राजनीति में यह भी तय करना है कि इंडिपेंडेंट्स कैसे उतारे जाएं। और आपने हाल ही में देखा होगा पिछले कई चुनाव में अलग अलग राज्यों में इंडिपेंडेंट्स की एक बड़ी फोर्स, यानी कि जो निर्दलीय प्रत्याशी उतरते हैं, जो जीत कर आते हैं, वो किंग मेकर की भूमिका में होते हैं। ये तमाम चीजें हर पॉलिटिकल पार्टी का एक स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है। तो महाराष्ट्र की अगर बात करें तो आप देखिए कि एनसीपी और शिवसेना वहां की दो लोकल रीजनल बड़ी पार्टी थी, लेकिन एनसीपी दो फाड़ हुई, शिवसेना दो फाड़ हुई। इसके पीछे भी कहानी थी और नतीजे आपके सामने हैं। एनसीपी ने कांग्रेस का वोट नहीं काटा, एनसीपी ने खुद का वोट काटा। शिवसेना ने बीजेपी का वोट नहीं काटा, शिवसेना ने भी खुद ही का वोट बचाया और खुद ही का वोट काटा, यानी कि शिंदे से अपना वोट बचाते हुए अपना वोट काटा। बीजेपी को कोई नुकसान इस पूरे खेल में नहीं हुआ। तो दरअसल अब चुनाव में पर्दे के पीछे के जो पॉलिटिक्स है, जो स्ट्रैटेजी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसी को समझने के लिए आज हम इस पॉलिटिकल कॉरिडोर के एपिसोड में बात करें। अब कहते हैं कि किसी के लक्ष्य को हासिल करना हो तो प्लान बी बनाना भी बहुत जरूरी है। आप लोग भी अपने जीवन में प्लान बी जरूर रखते हो, तो सियासत में भी प्लान बी होता है। सियासत भी इस कहावत से अछूती नहीं, लेकिन सियासत में ना सिर्फ प्लान बी होता है बल्कि राजनीतिक दलों का बंटवारा भी इस तर्ज पे होता है। हालांकि ये बात और है कि सियासत में कोई भी पार्टी खुद को बी टीम मानने के लिए राजी नहीं होती, लेकिन राजनीतिक रस्साकशी में कभी जाने अनजाने तो कभी इरादे के साथ पार्टियां किसी न किसी की बी टीम बन ही जाती, कभी खुद को फायदा पहुंचाने के लिए, कभी किसी और को। और ऐसे में दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरे प्लेयर्स की कहानी भी कुछ इसी तरीके से है। दिल्ली में सजे राजनीति के मंच को जरा समझिए। मुकाबला हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच। कांग्रेस भी इस मुकाबले में दावेदार है, लेकिन इनके साथ यहां उत्तर प्रदेश की मायावती भी आपको मिलेंगी, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी आपको यहां पर दिखेंगे और हैदराबाद वाले भाईजान ओवैसी भी आपको नजर आएंगे। अब दिल्ली के चुनाव में इनका जनाधार भले ही कुछ ना हो, लेकिन सियासी रूप से ये दल किसी को नफा तो किसी को नुकसान जरूर पहुंचाने वाले हैं। और आज से पहले भी जब जब ये मैदान में उतरे हैं तो नफा नुकसान किसी न किसी को जरूर पहुंचा है और इसीलिए कई बार इनको तमगा भी मिला है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के बी टीम बनने का। और राजनीति की रवायत ही यही कहती है कि एक का नफा दूसरे का नुकसान कराता है। नफा और नुकसान की इसी खेल में अगर कोई पार्टी किसी को इस कदर असर पहुंचाए तो वो सत्ता परिवर्तन तक बात पहुंचा देती है।
तो वो उसके विरोधी की बी टीम कही जाने लगती है। अब आप माने या ना माने, लेकिन बी टीम के इसी तमगे के एक बड़े दावेदार है चंद्रशेखर। आपको याद होगा कि ये हरियाणा के चुनाव में भी उतरे थे। सियासत में इनको नई नई कामयाबी मिली है। नगीना सीट से सांसद बनकर अपनी ताकत दिखाई है और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी जेजेपी के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरे थे। वहां पर बसपा भी चुनाव में उतरी थी और तब ये देखा गया था कि बसपा वर्सेस नगीना के सांसद जरूर है, लेकिन बड़ी राष्ट्र पार्टी को कहीं पर नुकसान हुआ तो किसी को फायदा हुआ। लेकिन कुछ खास वैसे नहीं कर पाए अपने लिए। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भी चंद्रशेखर जाति जनगणना को लेकर भीड़ इकट्ठा कर चुके हैं और अब तक दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर चुके हैं। अब दिल्ली में पैर जमाने की कोशिश कर रहे चंद्रशेखर के टिकट बंटवारे का पैटर्न देखकर भी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंद्रशेखर का फोकस दिल्ली के अंदर दलित और मुस्लिम वोटर्स को साधने पर है। दिल्ली में दलित और मुस्लिम वोटर भारी संख्या में जो सत्ता से बाहर और सत्ता के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को और नेताओं को कर सकते हैं। अब देखिए, उम्मीदवार, अगर हम बात नगीना के सांसद की और उनकी स्ट्रैटेजी की कर रहे हैं, तो उम्मीदवार भले ही उन्होंने सिर्फ 9 सीटों पर अभी तक उतारे हैं, लेकिन दलित और मुस्लिम चेहरों पर भरपूर दांव लगाया जा रहा है। वजह मैंने अभी आपको बताई। चंद्रशेखर के 9 उम्मीदवारों की फहरिस्त में 4 प्रत्याशी दलित हैं और अब तक चंद्रशेखर 3 मुस्लिम उम्मीदवार भी उतार चुके हैं, जबकि इन 9 में से सिर्फ 2 प्रत्याशी सामान्य हैं। यानी एक दौर में जिस वोट बैंक पर मायावती की नजर रहती थी, उसी वोट बैंक को छीनने की कोशिश में चंद्रशेखर दिल्ली में भी चुनावी समर में उतर रहे हैं। अब दिल्ली के अंदर चंद्रशेखर कामयाब होते हैं या कितने नाकाम, ये बात तो वक्त के साथ नतीजे वाले दिन साफ होगी। लेकिन मुस्लिम और दलित मतदाता अगर चंद्रशेखर की बातों में आते हैं तो वोटों का बंटवारा होगा। तो जिस पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा वो चंद्रशेखर को बी टीम करार दे देगी, ये तय है।